हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। देखिए, हम लोग पेपर जो है साइंस सब्जेक्ट के भी गाला पेपर के सॉल्यूशंस देना, मतलब सेक्शन ए तो ऑलरेडी हम कब के कंप्लीट कर चुके थे। सेक्शन बी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें पेपर नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। 2, 3, 4 का ऑलरेडी दे दिया है। पेपर 6 का देने के बाद हम लोग सेक्शन सी की तरफ जाएंगे, 2 से लेके 6 तक। तो धीमे धीमे हम लोग सारे सेक्शंस के भी कवर कर लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन, चलते हैं आगे। किस तरह से हम लोग आगे कर सकते हैं, बढ़ते हैं आगे अपनी क्वेश्चंस की तरफ। भाई दूसरों को भी शेयर करना ना भूले भाई, अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करो, खुद अकेले मत पास हो जाओ भाई। पास भी हो, अच्छे मार्क्स भी लाओ, दूसरों को भी शेयर करो। आगे जाके प्लानिंग है, जल्द से जल्द हम लोग हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ्स और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशंस दे देंगे ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। और फिर आगे पॉसिबल होगा तो वन शॉट रिवीजन देखते हैं। टाइमिंग भाई मानता हूँ स्लो चल रहा हूँ, बट स्टिल अगर होगा तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम लोग करेंगे, डोंट वरी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 5 की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? देखो, एक सिंपल भाषा में अगर हम समझो कि दो कंपोनेंट्स, भाई कंपोनेंट 1 या भी सब्सटेंस और कंपोनेंट 2 दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करें। रिएक्शन होने के बाद उस कंपोनेंट की वजह से भाई, मतलब प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, मगर मान लो दो आते हैं भाई, रिएक्शन रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 आता है। उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, कोई भी एक प्रोडक्ट जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, मिक्स नहीं हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो एक तरह से प्रेसिपिटेट हुआ। और इस टाइप का रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, बचता है, या जो भी प्रोडक्ट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, a precipitation reaction is a chemical reaction that occurs when two compounds in a aqueous state reacts to form an insoluble solid। कोई भी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस या इनसॉल्युबल सॉलिड बच जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का अगर हम लोग रिएक्शन करें, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। दिस बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट जो है सॉल्युबल नहीं होता, इट इज नॉट सॉल्युबल, इनसॉल्युबल बोल सकता हूं, वो सॉल्युबल नहीं है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो एक प्रेसिपिटेट की तरह, सॉलिड कंपाउंड की तरह वहां पे रुक जाता है, नीचे मतलब नीचे दिखता है क्लियरली, ठीक है, बॉटम में। तो इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गिव साइंटिफिक रीजन एल्यूमिनियम विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखो, एक चीज याद रखो, नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है, इट इज हाईली ऑक्सीडाइज, बोल सकता हूं हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, जस्ट मान लो, तो अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस भी होती है, फॉर एग्जाम्पल भाई Al2O3 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस प्लस NO2 तो है ही है, उसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसको भी ऑक्सीजन दे देता है। इतना स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो H2 की जगह H2O बन जाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूं, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, hence it oxidizes the hydrogen gas to produce water। तो ये रहा एल्यूमिनियम। भाई सबके मैंने नीचे नेम नहीं लिखे, लेकिन आप लोग नेम जरूर लिखना, नेम कंपलसरी होता है सारे इक्वेशंस में। एल्यूमिनियम, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रेट जो भी बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलता है, डिपेंड, और वाटर। ठीक है, इनके नीचे ये नेम जरूर लिख देना। तो दिस इज व्हाट रिएक्शन अकर्स, वो हाइड्रोजन को अकेले को रिलीज होने ही नहीं देता, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, इसलिए यहाँ पे भाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। नेक्स्ट, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब फैट्स डाइजेस्ट कहाँ होते हैं, तो बॉडी के अंदर स्टमक में फैट डाइजेस्ट होता है। तो फैट किस तरह से डाइजेस्ट होता है, देखो सबसे पहले स्टमक के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब भी सारा का सारा फूड वगैरह है स्टमक से डाइजेस्ट होकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से एक तो बाइल जूस आता है लीवर में से, पैंक्रेटिक जूस आता है। तो बाइल जूस क्या करता है, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है मान लो, उसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर पीसेस में डिवाइड कर देता है। फिर ये फैट ग्लोब्यूल्स पे क्या है, लिपेज एक्ट करता है, तो ये लिपेज इसको क्या करता है, फैट को कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड्स वगैरह में है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह में, उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो एग्जांपल्स के साथ देखो, fats are present in the form of large globules in small intestine. The small intestine receives the secretion from liver and pancreas. The bile salts from the liver break down the large fat globules into smaller globules so that pancreatic enzyme lipase can easily act on them. तो pancreatic enzyme जो lipase है वो उसको easily act करके digest कर सकते। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन बेड फॉर्मेशन नहीं है, एक्सप्लेन बर्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, इन बर्डिंग, इन शॉर्ट में आपको बर्डिंग बताना। देखो बर्डिंग में क्या है, आपने सुना होगा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा जो होता है, जैसे कि हाइड्रा मान लो ट्रेन घोड़े जैसा नहीं होता, बट इट समवॉट लाइक दिस, बर्ड है। तो हाइड्रा अगर है, उसके यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड प्रोड्यूस होता है, और वो बर्ड धीमे 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 एक मैच्योर हाइड्रा में कन्वर्ट होता है। और जब ये मैच्योर हाइड्रा प्रॉपर वे में ग्रो हो जाता है, तब वो अपने पेरेंट सेल से डिटेच होके, जैसे पेरेंट सेल है तो वहां से डिटेच होके दूसरा एक और हाइड्रा बना देता है। दैट इज हाउ बर्डिंग भाई एक्ट होता है। एक्सप्लेन कर लेते हैं। बर्डिंग इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम अ बर्ड और आउटग्रोथ ऑन अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। Explanation: a bird is a small protuberance of cells or cytoplasm that grows from a specific area of a parent organism. The bird eventually detaches from the parent and develops into new organism. यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, डायग्राम भी बना सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी वैसे डायग्राम, बट बना इस तरह से आप लिख सकते हो। भाई छोटा सा डायग्राम से क्या होता है, इजी में एक्सप्लेन। भाई डायग्राम अच्छा बनाना, बोले कैसा भी बनाया है, कैन मेक अ गुड डायग्राम। तो यहाँ पे बर्डिंग शो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेज में आप बता सकते हो कि हाइड्रा जो है प्रॉपर वे में थोड़ा सा ग्रो हो गया बर्ड के यहाँ पे। क्लियर, देन यू कैन शो नेक्स्ट स्टेप कि भाई हाइड्रा से जो है पेरेंट्स से ये डिटेच हो गया। ठीक है, तो दिस इज समवॉट यू कैन शो। जस्ट फॉर एग्जांपल, हाइड्रा में थोड़ा बहुत उधर वो लगा सकते हो, ताकि कि हाँ ये कुछ है। कीटाणु जैसे हाथों के कीटाणु नहीं है, क्योंकि हाथ में 3 फिंगर ही नहीं होती, तो ये भाई मैं क्या कीटाणु जैसा बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड एंड राइट द पार्ट्स ए बी सी डी फ्रॉम द गिवन फिगर गिवन बिलो फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। ए जो है स्टिग्मा, ए इज स्टिग्मा। ठीक है, बी जो है पेटल्स, बी जो है पेटल्स, सी जो है ओवरी, सी जो है ओवरी, और डी जो है वो आप यू मान के चलो डी इज, मैं यहाँ पे पास में, ए जो है आपका स्टिग्मा हो गया, बी जो है आपका पेटल्स हो गए यानी पेटल, डी जो है सेपल हो गए, और सी जो है ओवरी। ठीक है, सारे पार्ट्स मेंशन करने थे, पार्ट्स मेंशन करते हैं, स्टिग्मा, पेटल्स, ओवरी एंड सेपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई आर डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड। ये तो मैंने भी देखा है भाई, हर एक ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर की लाइट होती है, डेंजर रुक जाओ। वहां पे ट्रेन के सिग्नल्स होते हैं रेड, रुक जाओ, ट्रेन को चलाना है, ट्रेन को रोकना है, रेड सिग्नल्स देने से ये होता है। क्यों क्यों? रेड कलर की लाइट जो है उसका वेवलेंथ यानी लैम्डा इज लॉन्गेस्ट, एक तो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है। ठीक है, सेकेंड वो पार्टिकल्स से, जो एटमोस्फेयर के पार्टिकल्स हैं उससे स्कैटर नहीं होती, डजंट स्कैटर। रेड कलर की लाइट जो है पार्टिकल्स, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से स्कैटर नहीं होती, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस से भी इजीली विजिबल है, लॉन्ग डिस्टेंस से भी इजीली विजिबल है, इजीली विजिबल। और थर्ड, स्मोक वगैरह में से भी, स्मोक और फॉग में भी दिखती है, स्मोक और फॉग इट इज विजिबल, स्मोक और फॉग में भी विजिबल होती है। दैट्स व्हाई रेड कलर लाइट में होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, बच्चे तो बहुत सारे खतरनाक आंसर लेते हैं। एक बार मैंने क्वेश्चन के आंसर, ये क्वेश्चन के आंसर में देखा था, तो बच्चे लिखते हैं
क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने की वजह से भाई बच्चा जो गिर गया है या जो भी पर्सन गिर गया है उसका खून बहता है, खून बहने की वजह से उस पर लाइट गिरती है और लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए रेड कलर की होती है। तो भाई इसी इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन के आंसर्स ना लिखा करें, कृपा करके थोड़ी बहुत जानकारी रखें और सही से लिखें। Danger signals lights are red because red light has the longest wavelength in the visible spectrum, which means it scatters the least and can be visible through the smoke or from long distance. Long distance. आप इसको पॉइंट वाइज भी कर सकते हो यार, पॉइंट वाइज लिखोगे बेटर ऑप्शन है। मैं ठीक है, मैंने पैराग्राफ लिख दिया है क्योंकि कहीं कहीं एक बार ऐसा होता है कि भाई लिख दिया, कहीं से लिया उठाया और चिपका दिया, बट पॉइंट वाइज लिखोगे तो बेटर ऑप्शन। भाई पॉइंट 1 2 ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी आंसर पॉइंट वाइज विच विल बी हेल्पिंग यू। जैसे कि आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, स्कैटर सेकंड पॉइंट हो गया, विजिबल थ्रू स्मोक थर्ड पॉइंट हो गया, और फोर्थ पॉइंट कैन बी विजिबल थ्रू डिस्टेंस, थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो ये भी एक आपके लिए पॉइंट वाइज बेटर ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट कर से वी, वोल्टेज भी बोल सकते, V इक्वल्स टू W बाई क्यू। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये फॉर्मूला जो है उसका यूनिट भी वोल्ट है, वो भी मेंशन कर दो भाई। यूनिट जो है यूनिट वोल्ट, वोल्ट उसको डिनोट भी कैपिटल V से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव a point charge, work done to move a point charge from one place to another। बस एक जगह से दूसरी जगह पे किसी पॉइंट चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज लिख देते, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। The SI unit of electric potential is volt and the formula V equals to W by Q. V equals to W by Q. Next question number 32. How much work is done in moving charge 2 coulomb across? देखो ये बहुत बार किया है, अभी हमने फॉर्मूला भी लिखा है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। W by Q होता है तो W हो जाता है V into Q। तो V क्या है आपका 12 और Q क्या है 2, दैट इज इक्वल टू 24 जूल्स। वर्क डन 24 जूल रहेगा। ये मैंने इससे पहले भी के भी पेपर्स में किया हुआ, इसलिए मैं फटाफट में सॉल्व कर दिया है। वैसे आंसर्स तो दिए हुए ही है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, चार्ज Q इक्वल्स टू 2 कूलम, V इक्वल्स टू WQ, 12 इक्वल्स टू W इंटू 2, तो W इक्वल्स टू गड़बड़ होगी यहाँ पे, इधर कुछ गड़बड़ है, ऐसा ना देखे। 12 इंटू 2 की जगह W इंटू 2, ये यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे आ जाएगा V इक्वल्स टू 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो आंसर वैल्यूज लिखी हुई क्योंकि W इक्वल्स टू V इंटू Q होता है। यहाँ पे V W जो है ये V अपॉन Q होता है। हाँ ये हो सकता है यहाँ पे डिवीजन का साइन गायब हो गया, डिवीजन का साइन मिसिंग है। V इक्वल्स टू W बाई Q, V इक्वल्स टू W बाई Q होता है ना। ठीक है, W इक्वल्स टू V इंटू Q होता है, तो 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 24 जूल्स। टाइपिंग मिस्टेक, ध्यान रखें 24 जूल्स आंसर। एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स ओवरलोडिंग एंड अर्थिंग। अब ओवरलोडिंग क्या है? देखो ओवरलोडिंग कैसे होता है, तो जैसे एक प्लग है, मान लो एक प्लग है, उसके अंदर मैंने एक्सटेंशन कोड लगा दिया। एक्सटेंशन कोड के अंदर बहुत सारे प्लग्स हैं मेरे, मान लो बहुत सारे प्लग्स हैं, जस्ट 4-5 प्लग है, और सबके अंदर हाई वोल्टेज रेटिंग वाले या हायर रेटिंग वाले अप्लायंसेस मैंने कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे मैंने AC कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे फ्रीज कनेक्ट कर दिया, जस्ट यहाँ पे मान लो मैंने उस आयन कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने मोटर कनेक्ट कर दी। बहुत सारे जो भी हाई रेटिंग अप्लायंसेस होती है भाई, मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन है, घर घंटी है, जो भी है, ठीक है, ये सारे कनेक्ट कर दिया और ऑन करता हूँ। तो एक ही प्लग के ऊपर ओवर रेटिंग, भाई एक अपना पावर रेटिंग जितना है उससे ज्यादा अप्लायंसेस एक साथ करोगे तो वो ओवरलोडिंग हो गया।
और ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट मतलब इसी की वजह से जो ओवरलोडिंग हो रहा है उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हायर रेटिंग करंट्स हो सकता है, फायर लग सकती है, तो वो पॉसिबल है। देन सेकंड पॉइंट जो आ जाता है इट इज अर्थिंग। अब अर्थिंग में क्या होता है कि एक सपोज कोई भी घर है, तो आपने ये प्लग देखे हैं नॉर्मली, इज द प्लग, ठीक है, इस तरह का प्लग है। ये जो बड़ा वाला होल होता है ना वो अर्थिंग का वायर होता है। अब ये जो प्लग है, ये वायर जो है वो एक लंबे से वायर के साथ कनेक्ट होके एक प्लेट जो होता है, एक जमीन के अंदर आपके घर के फाउंडेशन में एक प्लेट कनेक्ट की जाती है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा लीकेज करंट है आपकी सर्किट में से या किसी भी रीजन, वो डायरेक्टली लो रेजिस्टेंस वायर के साथ सीधा आपके ग्राउंड में जाता है, आपको करंट ना लगे। तो दैट इज अर्थिंग। यहाँ पे समझो, overloading is turning on too many high powered appliances at the same time in a same circuit. This can cause the appliances to draw too much current from the circuit, which can lead to the circuit overheating and sparkling. ठीक है, तो उसकी वजह से आग लग सकते हैं, तो that is overloading. Earthing is done to protect us from the extra leakage current flowing in the circuit, which can cause shock to us. Earthing is the low resistance path through which the current is taken to the ground plate placed in the foundation of the building. जो भी बिल्डिंग है उसके फाउंडेशन में एक प्लेट रखी हुई होती है, वहां पे वो करंट ले जाता है। दैट इज ये ओवरलोडिंग एंड अर्थिंग के लिए हो सकते हैं। गिव डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर। भाई वाह, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में ये तो आपको भी इजी वे में पता होगा। प्रोड्यूसर क्या है? ऑटोट्रॉपिक, खुद का खाना खुद बनाता है, ठीक है। कंज्यूमर क्या है? हेट्रोट्रॉपिक, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद यू बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे नो, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। प्रोड्यूसर जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें प्लांट्स लिख सकते हो, सम ब्लू ग्रीन एल्गे लिख सकते हो, ठीक है, प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। कंज्यूमर के अंदर बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमंस, सारे इसी में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन है, 2 पॉइंट्स आराम से लिखो। These organisms prepare their food using the elements of nature. These organisms cannot prepare their own food and depend on the other creature. Producers belongs to the bottommost level of the trophic level. Consumers belong to the upper level of the trophic level. These organisms follow the autotrophic mode of nutrition. These organisms follow the heterotrophic mode of nutrition. Green plants and some clear examples, animals that feeds on plants, examples of consumers. इस तरह से भी आप 2-4 examples लिख सकते हैं। Explain the types of waste on the basis of degradation. Biodegradable and non-biodegradable. 2 टाइप के वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो पेपर है, फूड वेस्ट है, किचन वेस्ट है, ये सब क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज कर सकते हैं, डिग्रेड हो सकता है नेचर के अंदर थोड़े बहुत में। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है, डिकम्पोजर्स काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक भी डिकम्पोज नहीं कर पाते। 2 तरह की कैटेगरीज हैं। The waste can be categorized into 2 types based on degradation, biodegradable and non-biodegradable. Okay, biodegradable waste. These waste which can be decomposed by natural decomposers over time depending on the material. Example includes food remains, garden waste, manure, paper waste, biodegradable plastics. Non-biodegradable waste. This waste that does not decompose by natural decomposer and takes millions of years to get degrade. यहाँ पे लिखना है millions of years to get degrade and is a major pollutant. Example includes plastic bottles, polythene, etc. So these are the examples biodegradable, non-biodegradable waste. 2 marks के लिए आपके लिए काफी अच्छा। State the label X and Y in the given diagram and also mention this type of process do they indicate. X एंड Y अगर हम लोग बात करें तो X तो ये हो गया सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, ठीक है। ये जो Y जो बन रहा है ये फूड, और उसके अंदर जो फूड जो है जिसके अंदर जाएगा दैट इज फूड वैक्यूल्स, ठीक है। इन्होंने Y जो बताया वो फूड है, लेकिन फूड किसके अंदर है? फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। विच प्रोसेस? तो न्यूट्रिशन इन अमीबा। कौन सा प्रोसेस है? तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स हियर इज सूडोपोडिया, वाई इज फूड
इन फूड वैक्यूल्स, फूड इन फूड वैक्यूल्स बोल सकते हो। दे आर इंडिकेटिंग द फूड एंगल्फिंग प्रोसेस, फूड एंगल्फिंग प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, ये आप बता सकते हो भाई एक्स क्या है, हियर एक्स हियर इज सुडोपोडिया, वाई food in food vacuoles, they are indicating the food engulfing process that is nutrition in amoeba. Here, next question 37, what is magnetic field and what are magnetic field lines? देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ ले लो साउथ ले लो, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है या वॉट एवर, तो ये सारी लाइंस हैं, जस्ट एग्जाम्पल। तो जो एरिया, जितने एरिया में इस मैग्नेट का इफेक्ट महसूस होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज फेल्ट और इट्स इम्पैक्ट इज देयर, द इम्पैक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, इट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। What are magnetic field lines? Magnetic field lines are the imaginary lines which shows that the direction of the magnetic field. हम देखेंगे, the magnetic field is the region around a magnetic material or a moving electric charge within which the force of magnetism acts. जिसके अंदर force of magnetism act होता है या magnetic field का impact होता है या magnetism का impact होता है। Magnetic field lines are imaginary lines which can be represented around the magnet to show the direction of the magnetic field. Actually magnetic field कोई लाइंस नहीं है, बट वो इमेजिनरी लाइंस है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे इमेजिनरी लाइंस बनती है। अब यहाँ पे डायग्राम भी शो कर सकते हो, इट विल बी गिविंग एन गुड इम्पैक्ट, भाई नॉर्थ साउथ जिस तरह से भी आपको लगे विद डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन शो करना, शो कर सको इस तरह से, इस तरह से will show you magnetic field and magnetic impact. तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम आपको आंसर्स के सॉल्यूशंस देते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें ताकि हम लोग आपको दे सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। भाई आप सभी को रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज है, कोई भी क्वेरी, एक बार कमेंट जरूर करें। तो गाला सॉल्यूशंस कंप्लीट होने के बाद कोशिश पूरी है कि आपको अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएं, अलग अलग चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन दिया जाए। सो विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, बस आप बने रहिए। देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।